finite set has no limit point। ये हमने कल प्रूफ किया था। ये क्यों ऐसा होगा? Since for any subset S of R, if P is limit point of S, then each neighborhood of P has infinitely many points of S। तो ये रिजल्ट हमने प्रूफ किया था। इसकी वजह से कोई भी फाइनाइट सेट कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं रख सकता है, ठीक है? क्योंकि अगर सेट S फाइनाइट है तो उसका नेबरहुड लेंगे तो S के ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट आएंगे? फाइनाइट ही आएंगे, ठीक है? तो इसकी वजह से कभी भी फाइनाइट सेट कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं रखेगा। और फिर हमने आइसोलेटेड पॉइंट डिफाइन किया था। आइसोलेटेड पॉइंट क्या थे? लिमिट पॉइंट में एक खासियत थी कि लिमिट पॉइंट उस सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और उस सेट के एलिमेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट हमेशा सेट का ही पॉइंट होता है, ठीक है? अब पॉइंट, मैं ये डेफिनेशन रिकॉल कर रहा हूँ, पॉइंट P belongs to S is called isolated point of S if and only if P is not a limit point of S। ओके, तो यहाँ से डेफिनेशन से क्या मिल रहा है और इसे इक्विवेलेंटली हम ये ऐसे कर सकते हैं, P is isolated point of S if and only if there exists a neighborhood NP of P such that deleted neighborhood N-P of P has no point of S। ठीक है, एक हमें नेबरहुड मिल जाए, ठीक है, एक नेबरहुड मिल जाए उस पॉइंट का, ठीक है, जिसमें P के अलावा कोई भी पॉइंट S का ना हो, ठीक है? मींस कि अगर डिलीटेड नेबरहुड की बात करें तो वो S सेट का एक भी पॉइंट कंटेन ना करे, तो ऐसा पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा। तो इससे एक चीज क्लियर है, थस ये इंपॉर्टेंट है, if P belongs to S, then either P is a limit point of S or an isolated point of S। या कोई भी पॉइंट किसी सेट में है, कोई सेट है S, उसमें एक पॉइंट P है, तो या तो वो लिमिट पॉइंट होगा S का, और अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। ये डेफिनेशन ही है, आइसोलेटेड पॉइंट कौन से हैं? जो लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है? तो हमेशा कोई भी पॉइंट होगा सेट का, तो दोनों में से एक ही हो सकता है, या तो वो लिमिट पॉइंट होगा और या तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, और डेफिनेटली एक कम से कम होगा ही, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता है कि ना तो वो आइसोलेटेड पॉइंट ही रहे और ना ही वो लिमिट पॉइंट रहे, ठीक है? लिमिट पॉइंट या आइसोलेटेड पॉइंट कोई ना कोई एक रहेगा, और सिर्फ एक ही रहेगा, दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है? अब हम यहाँ पर आते हैं, जो क्वेश्चन लास्ट हमने अपलोड किया था
उसमें एक ऑप्शन था कि फाइनाइट सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पर हमने देखा कि फाइनाइट सेट कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं रखेगा, मीन्स thus each point of any finite set is an isolated point। फाइनाइट सेट का कोई भी पॉइंट होगा तो वो हमेशा आइसोलेटेड पॉइंट होगा, क्योंकि वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, इसकी वजह से उसको आइसोलेटेड पॉइंट होना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी वजह से अब हम नेक्स्ट में आते हैं। एक और ऑप्शन था कि रेशनल सॉरी काउंटेबल फाइनाइट सेट may have countable number of limit points और uncountable number of limit points। अगर वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो वो दोनों रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू है, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू, ये क्या है? काउंटेबल सेट है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ओके, और इसके जो लिमिट पॉइंट है एंड जो हमने कल देखा था, जो क्यू डैश है डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू, दैट इज क्यू डैश, ये किसके इक्वल है? पूरा का पूरा आर के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें कितने हो गए? 10 क्यू हैज या काउंटेबल सेट में हैव uncountable number of limit points। ओके, अब ये तो एक एग्जांपल हो गया कि जब हमारा काउंटेबल सेट है उसके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है। एक और हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एस इक्वल टू एक सेट लेते हैं, इसमें डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से। एक्चुअली ये सेट है 1 1/2 1/3 1/n। ठीक है, ये सेट है, और ऑब्वियसली एस क्या है यहाँ पर? एस इज काउंटेबल सेट, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। ठीक है, या डिन्यूमरेबल सेट है, डिन्यूमरेबल सेट है। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को क्या बोलते हैं? डिन्यूमरेबल सेट बोलते हैं या इन्यूमरेबल सेट बोलते हैं। तो ये क्या है? काउंटेबली इनफाइनाइट है या डिन्यूमरेबल सेट है। और इसके जो लिमिट पॉइंट है, हम लोग कल इसको प्रूफ किए थे कि इसका 0 लिमिट पॉइंट है, और आज हम ये भी प्रूफ करेंगे कि इस 0 के अलावा इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। देन S dash equal to just singleton 0, a countable set। ठीक है, काउंटेबल सेट है। फाइनाइट सेट ऑलवेज काउंटेबल रहते हैं, तो इसकी वजह से ये काउंटेबल सेट हो गया। तो हमने एक एग्जांपल देखा काउंटेबल सेट का जिसके पास नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट कितने थे? अनकाउंटेबल थे। और एक हमने देखा काउंटेबल सेट जिसमें नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट फाइनाइट है। ठीक है, या काउंटेबल है। तो काउंटेबल सेट दोनों हो सकता है, काउंटेबल सेट का लिमिट पॉइंट काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल सेट का लिमिट पॉइंट हमेशा अनकाउंटेबल होगा। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। each set S in R written as disjoint union of
limit of set of limit points and set of isolated points. ठीक है, कोई भी सेट होगा R का, तो उसमें हमेशा हम S, अगर कोई भी सबसेट है तो S को हम कैसे लिख सकते हैं, डिराइव्ड सेट ऑफ S यूनियन T। ठीक है, जहां पर S क्या है, S डैश क्या है, डिराइव्ड सेट है S का, और T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट। और हमने देखा है कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं, जो लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। डिराइव्ड सेट मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, यही डेफिनेशन थी आइसोलेटेड डिराइव्ड सेट की। तो कोई भी सेट है तो उसको हम डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू सेट्स हमेशा लिख सकते हैं, एक में लिमिट पॉइंट से सारे से रहेंगे और दूसरे में सारे आइसोलेटेड पॉइंट रहेंगे। ठीक है, तो हम इस चीज को यूज करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि दो रिजल्ट मेंशन करेंगे। रिजल्ट फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ, ये अपने में भी एक रिजल्ट है, और इन जो भी रिजल्ट लिखे जाते हैं या नोट करके लिखा जाता है वो अपने में एक रिजल्ट है, और वो कभी भी क्वेश्चन में एक ऑप्शन के रूप में हमेशा पूछे जाने की गुंजाइश रहती है। इसलिए जो भी रिजल्ट या नोट करके लिखा जाता है उन पे हमेशा आप फोकस रहिए कि उससे रिलेटेड या उसी पे बेस्ड कोई ऑप्शन क्वेश्चन का हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर ये क्या है, हम लिख रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल open intervals with rational end point। रेशनल एंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, पॉइंट्स इन आर इज काउंटेबल। ये जो सेट है ऐसा सेट जिसमें ओपन इंटरवल है, और ऐसे ओपन इंटरवल है जिसका एंड पॉइंट कैसा है, रेशनल है। ठीक है, यानी कि एस अगर हम लें, यहाँ पर कलेक्शन किसका है, ओपन इंटरवल ए बी का है, और जहां पर ए बी दोनों क्या है, बी रेशनल पॉइंट है। ठीक है, तो हमें ये पता है एक्चुअली में क्यू क्या है, काउंटेबल है। तो ये जो कलेक्शन है इसकी जो कार्डिनलिटी है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ क्यू क्रॉस क्यू। और क्यू क्यू क्रॉस क्यू क्या है, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। इसलिए जो एस रहेगा वो भी एक्चुअली में काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है ना, इनफाइनाइट सेट है यानी कि डिनोमरेबल सेट है लेकिन काउंटेबल है। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो एक ये रिजल्ट है। ठीक है, और जो दूसरा रिजल्ट है इसको अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। फाई एक मैप अगर हम एस से डिफाइन करें, एस से कहां पर डिफाइन करें, क्यू क्रॉस क्यू में। ठीक है, तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, फाई ऑफ आई ए बी, क्योंकि एस में क्या है, ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल है जिसका एंड पॉइंट कुछ ना कुछ होगा, ए और बी, और वो दोनों क्या होंगे, हमेशा रेशनल नंबर होंगे। तो फाई ऑफ इंटरवल ए बी को हम कहां पर भेजेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू में। ठीक है, तो ये जो मैप है, देन क्लियरली द मैप पाई इज 1 1। ये 1 1 है, इसकी वजह से इसलिए सेट एस इज इन्यूमरेबल सेट, यानी कि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है,
ओके, अब एक ये रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट ये है कि कलेक्शन ऑफ ऑल open intervals with rational endpoint is a basis for the usual topology of R। जो कलेक्शन है ओपन इंटरवल्स का, ठीक है, विद रेशनल एंड पॉइंट्स, ये एक्चुअली में एक बेसिस बनाता है किसके लिए? यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ आर के लिए, ठीक है। और इसी वजह से, और ये इंप्लाइज क्या करेगा कि जो आर है, दिस इंप्लाइज आर इज सेकेंड काउंटेबल। कोई भी मीट्रिक स्पेस होता है, कोई भी मीट्रिक स्पेस है, और वो अगर सेपरेबल है तो वो हमेशा सेकेंड काउंटेबल होता है। यहाँ पर आर सेपरेबल है, सेपरेबल मीन्स कि उसके पास काउंटेबल डेंस सेट होना चाहिए। तो आर के पास काउंटेबल डेंस सेट क्यों होता है? इसकी वजह से वो सेकेंड काउंटेबल स्पेस भी हो जाता है। और इस रिजल्ट से भी हम कह सकते हैं सेकेंड काउंटेबल मीन्स उसके पास एक काउंटेबल बेसिस होना चाहिए। और यहाँ पर हमने देखा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल विद रेशनल एंड पॉइंट एक्चुअली में काउंटेबल सेट है, और ये एक बेसिस है यूजुअल टोपोलॉजी के लिए। इसकी वजह से डायरेक्टली ये हो जाएगा कि आर एक सेकंड काउंटेबल स्पेस हो जाएगा। तो इन दोनों रिजल्ट से हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो रिजल्ट है अनकाउंटेबल सेट हैज uncountable number of limit points। कोई भी अनकाउंटेबल सेट कभी भी काउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट नहीं रखेगा, उसकी जो लिमिट पॉइंट की संख्या है हमेशा अनकाउंटेबल होगी। ओके, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इस पे अगर हम एज अ रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लेते हैं कि एस कोई भी, लेट ए बी एनी सबसेट, अनकाउंटेबल हमें लेना है, अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ आर। ठीक है, हमने ए को अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ आर ले लिया है। तो हम, जैसे हमने देखा कि ए को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ए के लिमिट पॉइंट्स और ए के आइसोलेटेड पॉइंट। देन we can write A equal to S union T, where S is limit points, set of limit points, set of limit points of A, and T is set of isolated point। ठीक है, तो S हमारा लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है ए के, और जो T है वो क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट का कलेक्शन है ए के। अब हम ये प्रूफ करेंगे, इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए इतना सफिशिएंट होगा प्रूफ करना कि हम ये प्रूफ कर देंगे जो T है वो एक्चुअली में काउंटेबल होगा। अगर T काउंटेबल हो गया तो S को अनकाउंटेबल होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सेट A है वो क्या है? अनकाउंटेबल है। और अगर हमने T को काउंटेबल प्रूफ कर दिया तो जो S सेट है उसको क्या होना पड़ेगा? उसको अपने आप ही
अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एस काउंटेबल हो गया तो यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल हो जाएगा, तो सेट ए भी काउंटेबल हो जाएगा। तो टी हमारा काउंटेबल हो गया और ए अनकाउंटेबल सेट है, तो जो सेट एस है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, उसको अनकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। तो टू कंप्लीट द प्रूफ, we will show that T is countable। और ये कैसे प्रूफ होगा? क्योंकि T क्या है? कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट है। और जो सेट ऑफ ओपन इंटरवल्स विद रेशनल एंड पॉइंट है, ये एक्चुअली में बेसिस बनाता है। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, और आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन से, फॉर एनी P belong to T, there exists an open interval AT BT with AT BT belongs to Q, means कि with rational interpoint, such that T belongs to AT open interval AT BT, and जो AT BT का इंटरसेक्शन है सेट ए के साथ में, वो क्या हो जाएगा? सिंगलटन टी हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? ये जो टी एक्चुअली में आइसोलेटेड पॉइंट है, और आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन है कि वो लिमिट पॉइंट ना हो। लिमिट पॉइंट नहीं है तो एक नेबरहुड मिलेगा, एक नेबरहुड मिलेगा टी का, जिसमें सेट ए का सिर्फ एक ही एलिमेंट टी ही कॉमन होगा और कोई भी कॉमन नहीं होगा। और अगर हम इस जो नेबरहुड है उससे टी भी हटा लें, तो ए के साथ में इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एम्प्टी सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट नेबरहुड है, डिलीटेड नेबरहुड नहीं है। तो इसमें क्या कॉमन रहेगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन टी कॉमन रहेगा, एक ऐसा इंटरवल हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब ऐसे जो इंटरवल हैं, ऐसे इंटरवल हैं, वो टोटल कितने हैं? टोटल काउंटेबल हैं, सिंस the set of open intervals with rational endpoints is countable, ठीक है। इसकी वजह से hence T is countable, ठीक है। जो सेट टी के जो एलिमेंट है, उस हर एक टी के लिए, कैपिटल टी क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट था, और उस आइसोलेटेड पॉइंट के कलेक्शन में से हर एक टी के करस्पॉन्डिंग हमें एक ओपन इंटरवल मिलेगा, जिसमें कि टी के अलावा और कोई भी एलिमेंट ए का कॉमन नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि टी की हर एक एलिमेंट के लिए इस टाइप का एक ओपन इंटरवल हम ढूंढ सकते हैं। हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस टाइप का एक ओपन इंटरवल मिलेगा, जो ये प्रॉपर्टी रखेगा। और ऐसे इंटरवल की टोटल संख्या कितनी है? ऐसे ओपन इंटरवल टोटल काउंटेबल है। इसकी वजह से जो टी है वो काउंटेबल हो जाएगा।
और टी काउंटेबल हो गया तो हमारा जो सेट एस है वो अपने आप ही अनकाउंटेबल हो जाएगा। सिंस यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट्स is countable as S must be uncountable set। ठीक है, ये होना चाहिए कि S को अनकाउंटेबल होना ही पड़ेगा, क्योंकि S अगर काउंटेबल हो गया तो T हमने काउंटेबल प्रूफ कर दिया है, तो S अगर काउंटेबल हो गया तो S और T का यूनियन जो A है वो भी काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज A will be countable। ठीक है, तो ये हमारा जो रिजल्ट था वो प्रूफ होता है कि एस को हमें प्रूफ करना था। जो एस है वो क्या था, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स था अनकाउंटेबल सेट का। तो वो हमने दिखा दिया कि जो कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स है अनकाउंटेबल सेट का वो अनकाउंटेबल होगा, वो काउंटेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो काउंटेबल हो जाएगा तो जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो एटमोस्ट क्या हो सकते हैं, वो काउंटेबल ही हो सकते हैं। तो जो सेट है ए है वो भी काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दैट इज सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ any subset of R cannot be uncountable। कभी भी किसी भी सेट का जो आइसोलेटेड पॉइंट का कलेक्शन है वो अनकाउंटेबल नहीं हो सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है। ठीक है, किसी भी सेट का कोई भी सेट हो जो आइसोलेटेड पॉइंट का कलेक्शन है वो कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकता है, एटमोस्ट ये क्या होगा, डिन्यूमरेबल हो सकता है। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट एम्प्टी हो सकते हैं और डिन्यूमरेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो सेट S इक्वल टू एम्प्टी सेट ले तो आइसोलेटेड पॉइंट का जो होगा देन S हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट। पॉइंट ये दूसरा एग्जांपल अगर S इक्वल टू फाइनाइट सेट ले ले A1 A2 अप टू AN, then S has finite exactly an isolated point। तो हमने देखा कि कोई भी सेट का जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो एम्प्टी भी हो सकता है, और फाइनाइट सेट का जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो फाइनाइट ही रहेगा हमेशा। और इसके अलावा अगर हम देखें कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है S इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें, देन ईच पॉइंट ऑफ n is an isolated point। कोई भी पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएंगे। और इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिन्यूमरेबल सेट है, इसलिए ये इसके आइसोलेटेड पॉइंट की संख्या कितनी हो गई, डिन्यूमरेबल हो गई। ठीक है, दस S has
enumerable number of isolated point. तो कोई भी सेट है, उसके जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो एम्प्टी हो सकते हैं, या तो फाइनाइट हो सकते हैं, या तो काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकता है। लिमिट पॉइंट के लिए क्या है? लिमिट पॉइंट के लिए अगर फाइनाइट सेट है तो उसका लिमिट पॉइंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो उसके लिमिट पॉइंट काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सेट काउंटेबल है तो उसके लिमिट पॉइंट्स हमेशा अनकाउंटेबली मैनी होंगे। ठीक है कि फॉर एनी सेट ए, जो इंटीरियर है ए का, इज ऑलवेज एन ओपन सेट। ये हमने मेंशन किया था कि किसी भी सेट का इंटीरियर पॉइंट है वो हमेशा ओपन सेट रहेगा। और इनफैक्ट इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट open set contained in A, और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, इंटीरियर ऑफ ए, इसको हम ए इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए के पावर में 0 कर देते हैं, 0 या ओ लिखते हैं सिंपल। ये इंटीरियर ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्चुअली में यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट जी अल्फा सच दैट जी अल्फा इज कंटेन्ड इन ए। ठीक है, सभी ओपन सेट का जी अल्फा इज ओपन सेट। एनी ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। सभी ओपन सेट का यूनियन, ऐसे ओपन सेट का यूनियन जो ए में कंटेंट है, ऐसे सभी ओपन सेट का यूनियन एक्चुअली में इंटीरियर ऑफ ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है। और कोई भी सेट है तो उसका इंटीरियर लेंगे तो वो ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए इंटीरियर सेट का फिर से इंटीरियर बनाएंगे तो हमेशा ए के इंटीरियर के बराबर रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कोई सेट ले रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम ए इक्वल टू कंसीडर करें क्लोज्ड ए और ओपन बी, तो जो ए का इंटीरियर है वो क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल ए बी हो जाएगा। और इसका फिर से अगर इंटीरियर लेंगे तो यही ओपन इंटरवल ए बी रहेगा, क्योंकि ए इंटीरियर करने से क्या मिल जाएगा? एक ओपन सेट मिल जाएगा। तो उसका फिर से इंटीरियर लेंगे तो वही ओपन सेट रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये होल्ड करेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, कि ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर है वो हमेशा ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी के इक्वल होगा। इस पे बेस्ड हमेशा क्वेश्चन पूछता है, एक ऑप्शन दे देता है। इसको बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। हमें इसको प्रूफ करने के लिए ये सिंपल जो रिजल्ट है इसको देखना पड़ेगा। मेंशन कर देते हैं कि ए अगर सबसेट है बी का, देन ए का जो इंटीरियर है वो हमेशा बी के इंटीरियर में कंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है और इसकी हेल्प से हम 5 को प्रूफ करते हैं। सिंपल है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए में कंटेन होगा, तो
ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर है वो भी कंटेन हो जाएगा ए इंटीरियर में, और ए इंटरसेक्शन बी ये सेट बी का भी सबसेट होगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर है वो कंटेन हो जाएगा बी इंटीरियर में, और इन दोनों की हेल्प से क्या हो जाएगा, ए इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर है वो किस में कंटेन हो जाएगा, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में। ठीक है, ये तो एक वन वे हो गया, और जो कन्वर्स है उसको प्रूव करने के लिए क्या हो जाएगा, सिंस जो इंटीरियर है वो हमेशा किस में कंटेन होता है, अपने ही सेट में कंटेन होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट है जो ए में कंटेन होता है, इसलिए ए इंटीरियर हमेशा ए में कंटेन होगा और बी इंटीरियर हमेशा बी में कंटेन होगा। ओके, इसलिए ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर है ये किस में कंटेन होगा, ए इंटरसेक्शन बी में कंटेन होगा। ठीक है, और हमें पता है सिंस ये भी ओपन है ये भी ओपन है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। ये ओपन सेट है और किस में कंटेंट है, ए इंटरसेक्शन बी में कंटेंट है, और जो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर है वो क्या होता है, इस लार्जेस्ट ओपन सेट, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी बाय डेफिनेशन। तो इसकी वजह से ये जो ओपन सेट है ये चूंकि कंटेंट है ए इंटरसेक्शन बी में, और ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर है वो क्या है, लार्जेस्ट ओपन सेट है, तो ये ऑब्वियसली हमेशा इस ओपन सेट को भी कंटेन करेगा क्योंकि ये क्या है, लार्जेस्ट ओपन सेट है, और ये ओपन सेट कंटेंट है ए इंटरसेक्शन बी में, इसलिए ये जो ओपन सेट है ये इसमें भी कंटेंट हो जाएगा, मीन्स कि ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर ये कंटेन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर में, क्योंकि जो ये ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर है वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो ए इंटरसेक्शन बी में कंटेन्ड होता है। ओके, तो यहाँ से क्या मिल गया, जो फर्स्ट और सेकंड है उनको दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव A interior intersection B interior is equal A intersection B का इंटीरियर। ठीक है, तो ये एक यूजफुल रिजल्ट है। एक और रिजल्ट होता है जिसमें इंक्लूजन होल्ड नहीं करता है इन जनरल, और वो रिजल्ट होता है कि देखिए इंटीरियर है और इंटरसेक्शन में इक्वलिटी होल्ड करती है, लेकिन ये यूनियन के रिस्पेक्ट में इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है। नोट, in general A interior union B interior is not equal to A union B का इंटीरियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें A इक्वल टू Q ले और B इक्वल टू Q कॉम्प्लीमेंट ले, सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो जो A का इंटीरियर है वो क्या हो जाएगा, यानी कि Q का इंटीरियर Q में कोई भी ओपन सेट कोई भी ओपन इंटरवल कंटेन नहीं करता है, इसलिए Q का जो इंटीरियर हो जाएगा एम्प्टी सेट हो जाएगा। ऐसे ही Q कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर है वो भी एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ इरेशनल नंबर में भी कोई भी इंटरवल कंटेन नहीं कर सकता है, क्योंकि इंटरवल हमेशा रेशनल और इरेशनल पॉइंट रखते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों का इंटीरियर एम्प्टी हो जाएगा। और अगर हम ए यूनियन बी करें, ए यूनियन बी करेंगे तो क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट और ये पूरा का पूरा आर हो जाएगा, तो इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा, आर ओपन सेट है, और हर एक पॉइंट के अराउंड हमें नेबरहुड या ओपन इंटरवल मिल जाएगा जो आर में कंटेन होगा, यानी कि हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा आर हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, 10 ए इंटीरियर
इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है, ए इंटीरियर का इंटरसेक्शन एम्प्टी आया है और बी इंटीरियर का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आया है, तो ये एम्प्टी हो रहा है और ये ए यूनियन है और ए यूनियन बी का जो इंटीरियर है वो आर के बराबर हो रहा है। तो इन जनरल क्या है, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर ये इक्वल नहीं है ए यूनियन बी के इंटीरियर में। लेकिन एक चीज आप यहां से देख पा रहे हैं कि जो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर है वो एम्प्टी सेट आया है और ए यूनियन बी का इंटीरियर आर आया है। तो एक आइडिया मिल रहा है कि जो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर है, ऐसा हो सकता है क्या कि ए यूनियन बी के इंटीरियर में ये कंटेंट हो जाए इन जनरल। तो ये जो है ये कंटेनमेंट एक्चुअली में इन जनरल होल्ड करती है, ये कंटेनमेंट एक्चुअली में होल्ड करती है हमेशा। इसको हम सिंपली प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, सिंस ए जो इंटीरियर है वो हमेशा ए में कंटेंट होगा और जो बी इंटीरियर है वो हमेशा बी में कंटेंट होगा, इसलिए जो इंटीरियर है ए का और यूनियन बी का जो इंटीरियर है वो कंटेंट हो जाएगा ए यूनियन बी में। और ए इंटीरियर ओपन सेट है, बी इंटीरियर ओपन सेट है, तो इन दोनों का यूनियन भी ओपन सेट हो गया। तो अगर ये ओपन सेट कंटेंट है ए यूनियन बी में, तो जो ए यूनियन बी का जो इंटीरियर होता है वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है। तो ये ओपन सेट किसमें कंटेंट हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी में कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा सिंस A interior union B interior is open set contained in A union B, hence A interior union B interior is always contained in A union B, interior of A union B। ये रिजल्ट वन वे हमेशा होल्ड करेगा, इक्वल हमेशा होल्ड नहीं करेगा। यानी कि ए का इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर ये सबसेट हो जाएगा इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी, लेकिन इक्वलिटी हमेशा होल्ड नहीं करती है इन जनरल। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब एन द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस एन इज द सेट an n belongs to n, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस an है तो उसका जो रेंज सेट है, रेंज सेट कैसे डिफाइन करते हैं, कलेक्शन ऑफ an, ठीक है। अब ये रेंज सेट किसी सीक्वेंस के लिए फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले कांस्टेंट सीक्वेंस ले लें या सीक्वेंस ले लें -1 to the power n for the sequence -1 to the power n, the range set क्या हो जाएगा, -1 to the power n, n belongs to set of natural number, तो ये कितना हो जाएगा, -1 और +1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो सीक्वेंस में जो टर्म है वो तो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन जो रेंज है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा सीक्वेंस है, ऐसे सीक्वेंस जिनका रेंज सेट इनफाइनाइट है उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस विद इनफाइनाइट रेंज सेट, ठीक है। इनफाइनाइट रेंज का मतलब ये नहीं है कि उसमें जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। हमारा सेंस ये है कि जो रेंज सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है। तो इसी के टर्म में ये जो थ्योरम है इंपॉर्टेंट, जिससे कि हम लिमिट पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो एक्सप्रेस कर रहा है।
let S be any subset of R, then a point P is limit point। P हमने कहा है, लेकिन P कहाँ का पॉइंट है ये नहीं मेंशन किया है, तो इसका मतलब P क्या है, कोई भी रियल नंबर। अब वो सेट S का एलिमेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। देन अ पॉइंट P इज लिमिट पॉइंट ऑफ S if and only if। ठीक है, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ आ गया, इसका मतलब ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है लिमिट पॉइंट के लिए। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस an of पॉइंट्स ऑफ S। सीक्वेंस किसका मिल रहा है, सीक्वेंस an मिल रहा है किसके पॉइंट के, S के पॉइंट के। ठीक है, यानी कि इस सीक्वेंस के सारे पॉइंट से कहाँ के होने चाहिए, S के एलिमेंट होने चाहिए। There exists a sequence an of points of S with infinite range set, with infinite range set। ठीक है, ये रेंज सेट such that limit an is equal to p। ठीक है, यानी कि हमें किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा जिसका रेंज सेट इनफाइनाइट हो। मीन्स कि उसमें एक ही टर्म बार बार रिपीट ना हो रहा हो, है ना। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होने चाहिए, इनफाइनाइट रेंज कब आएगा, जब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हमें एक सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा कि जो उसी पॉइंट पर P पर कन्वर्ज करे, और वो सीक्वेंस कहाँ का होगा, सेट S का होगा। ठीक है, किसी पॉइंट P को हमें लिमिट पॉइंट दिखाना है, तो हमें एक सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा an, जिसके पॉइंट कहाँ के पॉइंट होंगे, S के पॉइंट होंगे, और वो कन्वर्स कहाँ करेगा, P को कन्वर्स करेगा। और एक खास बात और रहेगी इस सीक्वेंस में कि ये सीक्वेंस इनफाइनाइट रेंज रखेगा। मीन्स कि इसमें इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट होने चाहिए उस सीक्वेंस में। इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट रहेंगे तो जो रेंज सेट है अपने आप ही इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर हमें ऐसा सीक्वेंस मिल गया जिसमें इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट है और वो कन्वर्स कर रहा है P को, तो डेफिनेटली P अपने आप ही लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है। इसका प्रूफ हम अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी सीक्वेंस को डिफाइन नहीं किए हैं प्रॉपरली। जब हम सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे तो इसको यहाँ पर प्रूव भी कर देंगे। अभी जस्ट हम इसका यूज कर रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं। तो कैसे हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोरोलरी क्या है कि इफ S equal to an, n belongs to be any set such that the sequence an is convergent with limit a, then a is only limit point of set S। मीन्स कि अगर कोई सेट ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, an क्या है, एक सेट है
या आप कह सकते हैं कि कोई सीक्वेंस है an है, उसका जो रेंज सेट है वो यही रेंज सेट हो जाएगा, ठीक है। या इस टाइप का अगर कोई सेट दिया हुआ है तो उससे अगर हम सीक्वेंस बनाए, ठीक है, और वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो इसका और सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होगा, और वो लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, उस सीक्वेंस का जो लिमिट है वही उस सेट एस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें एस इक्वल टू है 1/n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, ये एक सेट है, ठीक है। और हमें पता है कि इसमें जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस 1/n है, वो कहाँ कन्वर्स करता है, 0 को कन्वर्स करता है, ठीक है। तो सीक्वेंस 1/n का जो रेंज सेट है वो s के बराबर है, तो इस कोरोलरी से हमारा क्या हो जाएगा कि जो डिराइव्ड सेट है s का वो कितना हो जाएगा, सिंगलटन 0 हो जाएगा। मीन्स कि जो 0 है, 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ s, इसके अलावा कोई भी लिमिट पॉइंट s के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, ये रिजल्ट दोनों क्लियर है कि नहीं, इनको अप्लाई करना है अभी हमें। अगर ये रिजल्ट नहीं क्लियर है तो लिमिट पॉइंट निकालने में प्रॉब्लम आएगी। एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। s इक्वल टू हम ले रहे हैं 1/n sin 1/n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके लिमिट पॉइंट निकालना है ना। देन फाइंड द derived set s, ये क्या हो सकता है, s का derived set क्या हो सकता है, हमें मालूम है कि जो भी प्रीवियस रिजल्ट है हम उसी को यूज करेंगे। सिंस जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस 1/n sin 1/n, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, और कन्वर्जेंट होगा तो कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 पर। हेलो, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना। ये सीक्वेंस क्यों हाँ। कन्वर्जेंट है, क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है an इंटू bn है, ठीक है, और bn क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस हो, bn क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, और an क्या कन्वर्स करे 0 को, तो जो इनका प्रोडक्ट है an bn है वो भी कन्वर्स कर जाता है 0 पे। तो इस रिजल्ट का यूज करके हम देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, अभी हम सीक्वेंस में जब आएंगे तब ये सारे रिजल्ट प्रूव भी करेंगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी इस रिजल्ट को हम यूज करके जस्ट लिमिट पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। तो चूंकि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और ये कहाँ कन्वर्स कर रहा है, 0 को कन्वर्स करता है, तो इसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली कितने होंगे, एग्जैक्टली 1 लिमिट पॉइंट होगा, वो लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। thus s dash is equal to singleton 0, that is 0 is the only limit point of s, इसके अलावा और कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम जो ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस रिजल्ट से कि अगर इस टाइप का कोई सेट दिया हुआ है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट देखना है कि किस किस पॉइंट पर कन्वर्स कर सकता है कोई सीक्वेंस, या अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें, इस सेट को कंसीडर करें, तो इसमें इसके पॉइंट्स का कोई भी सीक्वेंस आप बनाएंगे तो वो हमेशा या तो कांस्टेंट सीक्वेंस होगा, हमें कांस्टेंट सीक्वेंस लेना नहीं है, हमें किसकी बात करना है, जिसके लिमिट पॉइंट के लिए हमें ऐसा सीक्वेंस चाहिए जिसमें इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट हो। तो इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर लेंगे, तो चूंकि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो इस सेट का
अगर कोई भी सीक्वेंस लेंगे जिसमें इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो वो एक्चुअली में इस सीक्वेंस का कोई ना कोई सब सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से चूंकि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, इसकी वजह से कोई भी हम सीक्वेंस इस सेट का कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सीक्वेंस ये भी कंसीडर कर सकते हैं 1/2n साइन 1/2n, ये भी एक सीक्वेंस हो सकता है इसका। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, ये इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रहा है तो उसके सारे सब सीक्वेंसेस भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करते हैं, ये रिजल्ट होता है सीक्वेंस में। तो ये भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये भी कन्वर्ज करेगा, जीरो में कन्वर्ज करेगा। यानी कि जीरो के अलावा कोई भी पॉइंट लें तो हमें कोई भी सीक्वेंस नहीं मिलेगा जिसमें इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट हो और वो कन्वर्ज करे जीरो के अलावा किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है यानी डिराइव्ड सेट, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन जीरो ही आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सेट हम ले S इक्वल टू 1/m प्लस 1/n ले रहे हैं, जहां पर m और n दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका हमें डिराइव्ड सेट निकालना है। तो डिराइव्ड सेट निकालना है तो अब चूंकि ये इस टाइप का सेट नहीं रह गया, सिर्फ n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दो इंटीजर m और n दो पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमें देखना है इसमें कितने m इक्वल टू हम सीक्वेंस ले रहे हैं 1/m प्लस 1/m। तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। किसका सीक्वेंस है, द सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ S, ठीक है। ये सीक्वेंस किसके पॉइंट्स का है, S के पॉइंट्स का सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर हमने m और n दोनों आर्बिट्रेरी हैं, तो हमने क्या किया है, n को m के इक्वल कर दिया है। तो ये सीक्वेंस 1/m प्लस 1/m हो गया, 1/m प्लस 1/m फॉर ऑल m। ये सेट S में बिलोंग करेगा, इसलिए जो सीक्वेंस am हो जाएगा वो सीक्वेंस किसका हो गया, पॉइंट्स ऑफ S का सीक्वेंस हो गया, यानी कि सीक्वेंस am S का सीक्वेंस है। और ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा, एक्चुअली में am इक्वल टू 1/2m हो गया, और ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा, जीरो पे कन्वर्ज करेगा। इसलिए जीरो इज लिमिट पॉइंट, जीरो इज अ लिमिट पॉइंट S, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? सर 2/m होगा। किसी भी पॉइंट को हमें लिमिट पॉइंट दिखाने के लिए एक सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट हो और वो उस पॉइंट को कन्वर्ज करे। तो हम यहाँ पर अगर देखें कि जीरो लिमिट पॉइंट है, ये दिखाना है तो हमें एक सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा जो जीरो को कन्वर्ज कर रहा है और जिसके पॉइंट कहाँ के एलिमेंट हो, S के एलिमेंट हो। तो हमने क्या किया, एक सीक्वेंस ढूंढा am इक्वल टू 1/m प्लस 1/m, ठीक है। ये am जो है किसका एलिमेंट हो जाएगा, S का एलिमेंट हो जाएगा, और ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, जीरो को कन्वर्ज कर रहा है। और ये सारे जो am का रेंज सेट है वो ऑब्वियसली इनफाइनाइट रहेगा, इसलिए जीरो अपने आप ही लिमिट पॉइंट हो जाएगा, जो हमने रिजल्ट मेंशन किया है यहाँ पर। अब और अगर हम कंसीडर करें, नाउ फॉर ईच फिक्स्ड m को हमने फिक्स्ड कर दिया, कंसीडर द सीक्वेंस an इक्वल टू 1/m प्लस 1/n। इसके सारे पॉइंट कहाँ के हैं, ये जो सीक्वेंस है ये भी S का सीक्वेंस है, इसके सारे पॉइंट्स S में लाई कर रहे हैं, ओके। तो ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर m क्या है, फिक्स्ड है, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, जो m फिक्स्ड है इसलिए 1/m भी फिक्स्ड हो गया, और इसलिए ये कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा, ये कन्वर्ज कर जाएगा
1 बाई upon m. m पे कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। Since limit n tends to infinity, 1 बाई m प्लस 1 बाई n, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई m हो जाएगा। इसलिए जो 1 बाई m है इस लिमिट पॉइंट ऑफ s, और चूंकि जो m था वो फिक्स था, m कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट था, बस हमने उसको क्या किया था, फिक्स किया हुआ था। तो इसका मीनिंग क्या है कि फॉर एवरी m 1 बाई m क्या हो जाएगा, एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा s का, ओके। Thus for each m belongs to n, 1 by m is a limit point of the set S। इसलिए जो S का डिराइव्ड सेट है वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन जीरो यूनियन 1 बाई m, m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। तो ये जो सेट S था उसका डिराइव सेट ये हो जाएगा। आप चाहें तो S इक्वल टू जो सेट दिया हुआ था 1 बाई m प्लस 1 बाई n, m n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें और कोई भी इसके पॉइंट का कोई भी सीक्वेंस कंसीडर करें एस के पॉइंट का, तो आप कुछ भी लें, कुछ भी सीक्वेंस लें, बस एक ही कंडीशन है कि उसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है सीक्वेंस में वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इसकी जो लिमिट रहेगी वो हमेशा या तो 0 रहेगी और या तो 1 बाई m टाइप की रहेगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा लिमिट नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी सीक्वेंस हम S में कंसीडर करें, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस हम कंसीडर करेंगे तो या तो उसकी लिमिट 0 आएगी या तो 1 बाई m टाइप की आएगी, जहां पर m सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। इसके अलावा इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं हो सकता है जो इन पॉइंट्स के अलावा कहीं पर कन्वर्ज करे, और इसी वजह से इसका जो डिराइव्ड सेट है वो ये सेट होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इनफैक्ट एक चीज और, इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम एक और रिजल्ट यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। वो ये है रिजल्ट, फॉर एनी सेट S subset of R, S dash is closed set, ठीक है। कोई भी सेट होगा तो S dash मीन्स क्या, कि कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ S हमेशा क्या होगा, वो क्लोज सेट होगा, ठीक है। अभी हमने क्लोज सेट डिफाइन नहीं किया है, तो क्लोज सेट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। क्लोज्ड सेट एक्चुअली कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अ सेट F is called closed set if and only if, ये फर्स्ट डेफिनेशन है, if and only if F complement which is nothing but R minus F is open, ठीक है। कोई सेट क्लोज्ड कहलाएगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन हो जाए। दूसरी डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट के टर्म में कि किसी सेट को हम बोलेंगे कि वो क्लोज्ड है अगर उस सेट में सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करें, मीन्स
a set S is called closed set if and only if S dash is contained in S. That is, S is closed set if and only if S contains all its limit points. जितने भी सेट S के लिमिट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे अगर S में हो जाए तो जो सेट S है वो क्लोज सेट कहलाएगा। और दूसरी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि क्लोज सेट वो सेट होगा जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो जाए। ठीक है, तो कोई भी सेट है S, तो ये रिजल्ट बड़ा यूजफुल है कि कोई भी सेट S है तो उसका जो डिराइव्ड सेट है वो हमेशा क्लोज सेट होता है। आल्सो जो डिराइव्ड सेट है, डिराइव्ड सेट का डिराइव्ड सेट ये हमेशा कंटेन होता है S डैश में, क्योंकि S डैश क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो S डैश क्लोज्ड है, इसके लिए क्या होना चाहिए कि S डैश का जो डिराइव्ड सेट है, S डैश का जो डिराइव्ड सेट है वो S डैश में कंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली में चाहे आप ये कहें कि S डैश का जो डिराइव्ड सेट का डिराइव्ड सेट है वो हमेशा डिराइव्ड सेट में कंटेन रहेगा। ठीक है, और या तो आप ये कहें कि डिराइव्ड सेट, किसी भी सेट का डिराइव्ड सेट हमेशा क्लोज सेट होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इसका यूज कैसे करना है। अगर आप लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं तो आपको देखना है कि जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है, मीन्स जो डिराइव्ड सेट है वो क्लोज्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने क्या निकाला है, यहाँ पर जो डिराइव्ड सेट निकाला है S डैश निकाला है, वो 0 यूनियन 1/m, m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n है। और ये सेट क्या है, ये सेट क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है, क्योंकि चाहे तो इसका आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आप कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को आप देख सकते हैं कि वो ओपन सेट है। और चाहे तो आप ऐसे देखें कि S डैश में S डैश का क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि S डैश का अगर कोई भी लिमिट पॉइंट लेंगे तो वो S डैश में ही कंटेन है। S डैश का जो लिमिट पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ 0 ही हो सकता है। अभी हमने इस सेट का लिमिट पॉइंट हमने देखा था कि इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है, और 0 इस सेट में कंटेन है, इसलिए जो S डैश है वो एक्चुअली में क्लोज्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ये रिजल्ट के थ्रू जो आप डिराइव्ड सेट बनाएंगे उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि वो जो सेट है डिराइव्ड सेट का या लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है वो एक्चुअली में एक क्लोज सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। अगर वो क्लोज सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपने जो डिराइव्ड सेट निकाला है वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, और एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। एग्जांपल नंबर 4, S इक्वल टू है n अपॉन n प्लस 1, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। इसका लिमिट पॉइंट क्या हो सकता है, यहाँ पर जो सीक्वेंस है अगर कंसीडर करें हम an इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। देखो अभी हमें फॉर्मली सीक्वेंस को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन सीक्वेंस एक टूल्स की तरह काम करता है लिमिट पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप निकालेंगे लिमिट पॉइंट को डेफिनेशन से तो ये बहुत ही हेक्टिक वर्क होगा, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। लिमिट an लेंगे तो लिमिट n अपॉन n प्लस 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा, लिमिट n आप कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए तो 1 प्लस 1/1/n हो जाएगा।
और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये जो फैक्टर है ये 0 को टेंड करेगा, ये वैल्यू 1 को टेंड कर जाएगी। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है 1 को टेंड कर रहा है, इसलिए और इसके अलावा कोई भी इसका सीक्वेंस लेंगे, एस का कोई भी सीक्वेंस लेंगे जिसमें इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट हो, तो हमेशा इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि सीक्वेंस 1 को कन्वर्स कर रहा है तो हमेशा सब सीक्वेंस 1 को ही कन्वर्स करेगा, इसलिए जो एस का जो लिमिट पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक लिमिट पॉइंट होगा और वो 1 हो जाएगा। देन एस डैश इक्वल टू सिंगलटन 1 हो जाएगा। ठीक है, जो डिराइव्ड सेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अगर हम s इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n बाई n ले, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। ओके, तो ये कितना हो सकता है? इसमें भी अगर हम सीक्वेंस कंसीडर करें, an इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n बाई n कंसीडर करें, तो ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्स करेगा? ये सीक्वेंस 1 को कन्वर्स करेगा। ठीक है, इसलिए s का कोई भी सीक्वेंस कंसीडर करेंगे जिसमें इनफाइनाइटली मैंने डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे, वो इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सब सीक्वेंस हो जाएगा, जिसकी लिमिट हमेशा 1 ही होगी। इसके लिए जो s का डिराइव्ड सेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, सिंगलटन 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट और एक एग्जांपल कंसीडर करें। एक सेट हम ले रहे हैं कि s इक्वल टू है 1/2 टू द पावर m प्लस 1/2 टू द पावर n, जहाँ पर m और n दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है। ठीक है, तो इसके जो डिराइव्ड सेट है वो क्या हो सकते हैं? इसका जो डिराइव्ड सेट है वो क्या हो सकता है? तो कुछ आइडिया लग रहा है इसका डिराइव्ड सेट क्या हो सकता है? 1/2 द पावर m, हम्म, n को फिक्स करेंगे तो एक को फिक्स करिए, चाहे m और n को, कोई को एक फिक्स को, एक को फिक्स कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए m को आपने फिक्स कर दिया, तो 1/2 टू द पावर m फॉर ईच फिक्स्ड m लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों को वेरी करा दिए, m और n दोनों इनफाइनाइट को टेंड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो लिमिट पॉइंट है, देखो एक सीक्वेंस अगर हम कंसीडर करें, a k इक्वल टू 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k, ये हो सकता है एक सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्स करेगा? 0 को कन्वर्स करेगा, इसलिए 0 क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ s हो जाएगा। ठीक है, और अगर दूसरा हम सीक्वेंस लें फॉर फिक्स्ड m बिलोंग्स टू n, सीक्वेंस an इक्वल टू 1/2 टू द पावर m प्लस 1/2 टू द पावर n। ये सीक्वेंस क्या है? फिक्स्ड है, m में फिक्स्ड है, n को हम वेरी करा रहे हैं, तो ये कहाँ कन्वर्स करेगा? ये कन्वर्स करेगा 1/2 की पावर m में, और इसलिए 1/2 की पावर m फॉर ईच फिक्स्ड m लिमिट पॉइंट हो जाएगा, इसलिए 1/2 टू द पावर m इज लिमिट पॉइंट ऑफ s फॉर ईच m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। इसलिए जो s का डिराइव्ड सेट है वो क्या हो जाएगा? सिंगलटन 0 यूनियन 1/2 टू द पावर m, m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और ये जो सेट डिराइव्ड सेट निकला है ये एक्चुअली में क्लोज सेट है, क्योंकि
इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ 0 है, और वो किस में कंटेन है, एस डैश में कंटेन है। X dash. अगर यहाँ पर निकालें, इसलिए एस डैश का डिराइव्ड सेट जो होगा, एस डैश का डिराइव्ड सेट क्या हो जाएगा, सिंगलटन 0 होगा, और वो कंटेंट है किसमें, एस डैश में। इसकी वजह से एस डैश क्या हो जाएगा, एस डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, तो एस डैश क्लोज्ड है, और जो सीक्वेंस है विद इनफाइनाइट रेंज, इन पॉइंट के अलावा कोई भी लिमिट नहीं हो सकती है। कोई भी हम सेट, कोई भी जो ये सेट दिया हुआ है, इस सेट में कोई भी सीक्वेंस कंसीडर करें जिसमें इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट हो। यहाँ पर जो भी हम सीक्वेंस ले रहे हैं, चाहे AK ले रहे हो चाहे AN ले रहे हो, इन सब में इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट है। ठीक है, और ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो जो सीक्वेंस हमने कंसीडर किया है किसके पॉइंट्स के हैं, S के पॉइंट्स के सीक्वेंस हैं। ठीक है, हमें S के पॉइंट्स का सीक्वेंस कंसीडर करना है, और प्लस उसमें इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट होने चाहिए, यानी कि उसका जो रेंज सेट है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो जो भी लिमिट होगा सीक्वेंस की, वो अपने आप ही लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और लिमिट पॉइंट होने के लिए हमेशा इस टाइप का एक सीक्वेंस S में जरूर होगा। ठीक है, तो और साथ में हमेशा डिराइव्ड सेट हमेशा क्या होंगे, क्लोज्ड सेट होगा। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रख के हम कोई भी सेट दिया है तो उसका हम डिराइव्ड सेट इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इजिली इन द सेंस कि इस टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्पेशल सेट के लिए इस तरीके से भी करेंगे तब भी वो मुश्किल हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो प्रॉब्लम है सिक्वेंशियल मेथड से अगर लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो आसानी से निकल आएगा। ठीक है, कुछ अगर और आप इंटरेस्टेड हो तो कुछ और ले सकते हैं। लिमिट पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर हम लें, ये थोड़ा स्पेशल है सेट। S इक्वल टू है -1 to the power m upon m plus 1 by n such that m belongs to n, n belongs to n। okay? तो ये सेट है, इसके लिमिट पॉइंट से कैलकुलेट करना है। तो एक चीज तो क्लियर है यहाँ से कि 0 इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, 0 पे तो कोई डाउट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हमने m और n दोनों को इनफाइनाइट की तरफ टेंड कराया, या चाहे तो आप एक सीक्वेंस कंसीडर कर सकते हैं AK इक्वल टू -1 to the power k अपॉन k और +1 by k। चूंकि m और n दोनों आर्बिट्रेरी है तो m इक्वल टू n भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए ये जो सीक्वेंस होगा, ये जो सीक्वेंस AK हम कंसीडर कर रहे हैं, ये सीक्वेंस किसके पॉइंट का हो जाएगा, S के पॉइंट्स का सीक्वेंस हो जाएगा। और ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्स करेगा, ये सीक्वेंस कन्वर्स करेगा जैसे ही k इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये भी टर्म 0 को जाएगा और ये भी टर्म 0 को जाएगा। तो ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्स कर जाएगा, 0 को कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में ये सीक्वेंस अगर और एक्सप्लोर करें तो इसके टर्म्स ऐसे आएंगे। ये जो सीक्वेंस है एक्चुअली में किस टाइप का हो जाएगा, k इक्वल टू 1 रखेंगे, जब ऑड टर्म्स रहेगा तो वो 0 हो जाएगा, इवन टर्म्स में आएगा 1/2, फिर 0, फिर 4, फिर 0। जैसे ही इवन टर्म रखेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, -1 की पावर k 1 हो जाएगा, और k इक्वल टू अगर ऑड है, ऑड इंटीजर है तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इसके लिए ये जो ऑड टर्म है वो सारे के सारे इस सीक्वेंस के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और इवन टर्म 1/2, 1/4, 1/6 ऐसे करके जाएगा। और ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट करेगा, ऑब्वियसली 0 को कन्वर्ट करेगा। ठीक है,
और इसमें इनफाइनाइटली मैंने डिस्टिंक्ट पॉइंट है 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, इनफाइनाइटली मैंने डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 0 लिमिट पॉइंट हो जाएगा, 0 इज अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर सीक्वेंस कंसीडर करें, m को फिक्स कर दें, ठीक है। अगर हम क्या करें, और एनी फिक्स्ड n belongs to set of natural number n, the sequence am equal to -1 to the power m upon m plus 1/n। यहाँ पर हमने फिक्स क्या किया है, n को फिक्स, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है m पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा 1/n पर, इसलिए जो 1/n है, 1/n is a limit point for each n belongs to set of natural number। ठीक है, तो 0 हो गया लिमिट पॉइंट, और 1/n टाइप का लिमिट पॉइंट हो गया, और ये तो जब हमने n को फिक्स किया तब आया, और m को फिक्स करें तो क्या मिलेगा, देखिए for each m belongs to n, अगर हम सीक्वेंस ये कंसीडर करें, देखिए an इक्वल टू -1 टू द पावर m, यहाँ पर हमने क्या किया है, -1 टू द पावर m और अपॉन m, ठीक है, प्लस 1/n। m को हमने क्या किया है, फिक्स किया है, ओके। m को फिक्स किया है, तो ये जो सीक्वेंस है ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा ऑलवेज -1 टू द पावर m अपॉन m पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा हमें कि इसलिए फॉर each m belongs to set of natural number, -1 to the power m upon m is a limit point of s। अब एक्चुअली में ये जो लिमिट पॉइंट है, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये तो, इसलिए एस टेस्ट क्या हो जाएगा, सिंगलटन 0 यूनियन 1/n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और यूनियन -1 to the power m upon m such that m belongs to set of नेचुरल नंबर। अब इस सेट को अगर ध्यान से देखें, तो जो ये सेट है, इसमें लास्ट अगर हम इसे हम सिंगलटन 0 यूनियन a यूनियन b कर दें, और b को कंसीडर करें, तो b एक्चुअली में क्या है, b जो सेट है m इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये -1/1 हो जाएगा, m इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
फिर m इक्वल टू 3 रखेंगे तो -1/3, और m इक्वल टू 4 रखेंगे 1/4, ऐसे ये आएगा सीक्वेंस, सॉरी ये जो सेट है B। और इसमें से जो ये टर्म है, ये ऑलरेडी सेट A में आ चुके हैं, ठीक है। जो सेट A है वो ऑलरेडी इस टाइप के 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस टाइप के एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। तो जो एक्चुअली में जो सेट डिराइव्ड सेट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंगलटन 0 यूनियन 1/n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, और यूनियन सिर्फ नए लिमिट पॉइंट कब मिलेंगे, जब m की वैल्यू ऑड हो जाए। तो m की वैल्यू ऑड हो जाए तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, -1 टू द पावर 2m-1 कर दें अपॉन 2m-1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर m इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा -1 देगा, m इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या देगा, ये -1/3 देगा, m इक्वल टू 3 रखेंगे तो -1/5 देगा। तो ये जो डिराइव्ड सेट है ये सारे डिस्टिंक्ट लिमिट पॉइंट का कलेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में डिराइव्ड सेट आप इसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर रिपीटेड एलिमेंट है तो वो इफेक्ट नहीं डालते हैं सेट में, तो ये भी एक्चुअली में डिराइव्ड सेट है। लेकिन अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में लिमिट पॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थे, और होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ और प्रॉब्लम होंगे इससे रिलेटेड तो हम लोग कल कर लेंगे।